हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित गुप्ता। और बच्चों, आज से मैं आपको स्टार्ट करूंगा आपकी बुक का नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में मैं कुछ टेक्निकल वर्ड्स बोल रहा था, लाइबिलिटीज, एसेट्स, कैपिटल एंड मैनी मोर। और एज अ स्टूडेंट्स, जो कि आप फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ रहे हो, इस वजह से आपको मेरी ये टेक्निकल वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे थे। उस दरमियान मैं आपको सिंपली ये वर्डिंग डिस्क्राइब तो कर दे रहा था, लेकिन बहुत डिटेल्स में मैं आपको नहीं डिफाइन कर रहा था। मैंने आपसे कहा था कि जब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में आऊंगा तो मैं इन तमाम टेक्निकल वर्ड्स को डिटेल्स में डिफाइन करूंगा। तो अब ये आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नेम इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, चैप्टर नंबर 2। और इसके अंदर मैं जो अब तक तमाम टेक्निकल वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहा था, और आगे भी इस पूरे सब्जेक्ट में मैं जो टेक्निकल वर्ड यूज करने वाला हूं, उन सबको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक छोटी सी पिक्चर देख लें। हम आपको इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं एक पर्टिकुलर वर्ड जिसे आप कहते हो बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इट्स मेन फीचर्स। हम आपसे डिस्कस करेंगे इवेंट्स, अकाउंट, मीनिंग ऑफ कैपिटल, मीनिंग ऑफ ड्राइंग, मीनिंग ऑफ लायबिलिटी, meaning, definition and types of assets, receipt, meaning of expenditure, meaning of expenses, income, profit, gain, loss, purchase, sales, then stock and its type, inventory, trade receivable, trade payable। ये वर्डिंग भी पीछे आ रहे थे, बट आपको मैं डिस्क्राइब उतना डिटेल्स में नहीं कर रहा था, अब करूंगा। गुड्स, देन कॉस्ट, वाउचर, डिस्काउंट एंड इट टाइप्स ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जिसे आप कहते हो। तो ये है वो टेक्निकल वर्ड्स, 25 वर्डिंग मैं आपको इस चैप्टर में डिस्क्राइब करने वाला हूं। तो वन बाय वन हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस की एंड बिजनेस इवेंट्स की। बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, क्लास 11 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको सिंपली डिस्कस किया जाता है डिफाइन मीनिंग and difference between business transactions and events. I repeat it. Define meaning of business transaction and events, and also describe the difference between both business transactions and events. Then first of all, we discuss business transactions. What is the meaning of business transactions? Simple way में मैं कहूँ तो बच्चों, एक बिजनेसमैन डे टू डे अपने बिजनेस के अंदर जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज करता है, एंड दैट्स कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एक बिजनेस पर्सन अपने बिजनेस में डे टू डे जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज करता है, वो कहलाता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इन एक्टिविटीज को ये खास बात होनी चाहिए कि वो फाइनेंशियल नेचर में होने चाहिए और उसको मॉनेटरी फॉर्म में आप डिस्क्राइब कर सको, इस तरह के होने चाहिए। अगर कोई बिजनेसमैन कोई ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहा है जो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है, या फिर जो आपके फाइनेंशियल कैरेक्टर के नहीं है, तो हम उसे बिजनेस में बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं बोलेंगे और अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस के रूप में उन तमाम इवेंट्स, उन तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, उन तमाम एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर की हो और जिसको आप मनी के टर्म्स में डिफाइन कर सको। इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस की सबसे खास बात ये होती है कि ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करते हैं। अभी आपको डिस्क्राइब करूंगा कि कहीं ना कहीं से ये आपकी एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को इंपैक्ट करते हैं। अब ये एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल क्या है, ये आपको मैं इसी चैप्टर के अंदर आगे डिस्कस करूंगा डिटेल्स में, उसकी डिस्कशन आगे। फिलहाल आप एक छोटा सा डेफिनेशन देखें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन? अ बिजनेस ट्रांजैक्शन is an economic activity of the business that change its financial position। तो बच्चों, ये डिफाइन करता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है जिसे बिजनेसमैन डे टू डे ऑपरेट करता है, और इन एक्टिविटीज का रिजल्ट्स, इस एक्टिविटीज का इफेक्ट आपके फाइनेंशियल पोजीशन पर पड़ता है। आपकी एसेट्स, आपकी लायबिलिटीज, आपकी कैपिटल, इन तमाम एक्टिविटीज की वजह से चेंज हो जाती है। देखिए,
whenever any business transaction take place, it result in a change in the value of sum of the assets, liabilities and capital. तो बच्चों आप ये डिस्क्राइब कर रहे हो कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो बिजनेसमैन डे टू डे ऑपरेट करता है और इस ऑपरेशन का अल्टीमेट रिजल्ट्स आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पर पड़ता है। इससे आपकी एसेट्स, आपकी लायबिलिटीज, आपकी कैपिटल पर इंपैक्ट आता है। या तो ये इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। ये कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं वो अभी आप जब जर्नल एंट्री पढ़ोगे आगे के नेक्स्ट चैप्टर तो वहां समझेंगे। ठीक है, फिलहाल इस डेफिनेशन के बिहाफ पे हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस के कुछ फीचर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए, द चीफ फीचर ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर, क्या मेंशन है, इट इन्वॉल्व एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड or sold for cash on credit, or when salary are paid to employee, or when interest is paid on money borrowed from the bank, a business transaction take place। तो कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिया यहाँ पर। ये डिफाइन कर रहा है कि सर बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका इंपैक्ट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पर पड़ता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप लिखा है व्हेन गुड्स आर परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश ऑन क्रेडिट, अगर आप कोई गुड्स परचेज करते हो तो सोच के देखो इससे आपकी स्टॉक इंक्रीज कर जाएगी। अगर आप कोई गुड्स सोल्ड करते हो तो इससे आपकी स्टॉक डिक्रीज कर जाएगी। अगर आपने सपोज करो गुड्स सोल्ड किया है कैश बेसिस पे तो स्टॉक डिक्रीज करेगी, कैश इंक्रीज कर जाएगी। अगर आपने गुड्स परचेज किया है कैश बेसिस पे तो गुड्स स्टॉक इंक्रीज कर जाएगा, कैश बेसिस पे परचेज किया कैश डिक्रीज कर जाएगा। सेम लाइक अगर ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पे हुए तो इसका इफेक्ट पड़ेगा सप्लायर के बैलेंस पर और कस्टमर के बैलेंस पर। अगर आपने गुड्स सोल्ड किया है तो कस्टमर का बैलेंस, अगर क्रेडिट पर सोल्ड हुआ है तो कस्टमर का बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा। अगर आपने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पर तो इससे सप्लायर का जो भी पेमेंट है वो बढ़ जाएगा, सप्लायर का बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो देख लो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पर इफेक्ट बढ़ रहा है। सेम लाइक आपको कुछ और एग्जांपल दिए, व्हेन सैलरी आर पेड टू एम्प्लॉय, अगर आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हो तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे आपकी कैश रिड्यूस हो जाएगी, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे। और सोचिए, व्हेन इंटरेस्ट इज पेड ऑन मनी बोरोड फ्रॉम द बैंक, अगर आपने कोई बैंक से लोन ले रखा है और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो इससे क्या होगा, आपकी कैश डिक्रीज होगी और इंटरेस्ट के नाम पर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तमाम ऐसे एग्जांपल है जिसको आप कह सकते हो दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड दैट इन्फ्लुएंस ऑन योर फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी एसेट्स, लायबिलिटीज या कैपिटल पर इसका इंपैक्ट पड़ता है और इसी वजह से हम इसको बिजनेस में प्रॉपर वे में जर्नल एंट्री के रूप में रिकॉर्ड करते हैं एंड दैट्स कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। सोशल एक्टिविटीज आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजैक्शन। बच्चों बिजनेस एक्टिविटीज है तभी आप उसको बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे। अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज हो रही है जो मनी के फॉर्म में हो रही है जिससे आपकी कैश इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है लेकिन वो सोशल एक्टिविटीज है तो आप उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इफ मिस्टर एक्स परचेज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड, it will not be considered as a transaction because it is a social engagement। अब देखिए, सपोज करो मैं मिस्टर एक्स हूं और मैंने अपने फ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट परचेज किया है कैश में और ये गिफ्ट मैं उसको प्रेजेंट करूंगा तो सोच के देखिए इससे मेरी कैश पर तो इफेक्ट पड़ा लेकिन ये सोशल इवेंट्स है। इस सोशल एक्टिविटीज को हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं बोलेंगे, केवल उन्हीं एक्टिविटीज को जो बिजनेस को बिलोंग करती हो वो बिजनेस एक्टिविटीज कहलाती है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फीचर्स है, ट्रांजैक्शन में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको पार्टी वाइज दो कैटेगरी में अलोकेट किया जा सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन वो होता है जहां पर हमारा बिजनेस और आउटसाइडर दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, यानी आप कह सकते हो कि ये ट्रांजैक्शन किसी आउटसाइडर के साथ किया गया।
जैसे मान लो मैंने किसी सप्लायर से कोई गुड्स परचेज किया, तो मैं बिजनेसमैन और सप्लायर आउटसाइडर, ट्रांजैक्शन हो रहा है एक्सटर्नल पार्टी के बीच में। या मैंने किसी कस्टमर को गुड्स सोल्ड किया, तो कस्टमर आउटसाइडर और मैं बिजनेसमैन, ट्रांजैक्शन हो रहा है एक्सटर्नल पार्टी के बीच में। तो जहां पर बिजनेस ट्रांजैक्शन दो ऐसी पार्टीज के बीच में हो रहा हो जहां पर एक पार्टी खुद बिजनेस है और दूसरी पार्टी कोई आउटसाइडर, वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कहलाएगा। दूसरा इंटरनल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होता है जहां पर कोई आउटसाइडर इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे एक वर्ड मैंने आपको कभी पीछे डिस्कस किया था, डेप्रिसिएशन। जब आप किसी एसेट्स को यूज करते हो तो जैसे जैसे यूज करते हो वैसे वैसे उस एसेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। हम लोग किसी अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो हमने किसी एसेट्स को आज यूज करा, उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है, इसकी वजह से हम उस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। हम उस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, क्या इसमें कोई आउटसाइडर इन्वॉल्व है? नहीं। तो ये ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा? इंटरनल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये देखिए, ट्रांजैक्शन में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन आर दोज व्हिच इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटी बिटवीन टू इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज। एक हमारा बिजनेस, एक किसी और का बिजनेस, दो अलग अलग बिजनेस के पार्टीज इन्वॉल्व है, एंड दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, such as purchase or sale of goods. Internal transaction are those economic activities that take place entirely within one business entity. Internal transaction वो ट्रांजेक्शन होता है जिसमें केवल और केवल एक ही बिजनेस के बंदे इन्वॉल्व होते हैं, मतलब अपने बिजनेस के अंदर ही एक्टिविटीज होती है। हम इसमें किसी आउटसाइडर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं करते। जैसे आप कह सकते हो सच एज डेप्रिसिएशन, चार्ज एंड फिक्स्ड एसेट्स। हम अपने यहाँ जो एसेट्स है उसको यूज कर रहे हैं, इससे उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो हमने उस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया। क्या इसमें कोई आउटसाइडर पार्टी इन्वॉल्व है? नहीं। ये क्या कहलाएगा? इंटरनल ट्रांजैक्शन। आगे बढ़े, नेक्स्ट फीचर से बच्चों आपका, इट रिजल्ट इन अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए जरूरी है कि जो आप एक्टिविटीज कर रहे हो उन एक्टिविटीज का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी तरह से आपके एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल पर इफेक्ट पड़ता है। या तो ये इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। अब ये एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल एग्जैक्टली क्या होते हैं वो आपको मैं इसी चैप्टर में आगे किसी और जगह समझाऊंगा जब मैं इन टर्म्स को डिफाइन करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स पे आइए। द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आप उन्हीं एक्टिविटीज को बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलोगे जिसको आप मनी के फॉर्म में मेजरमेंट कर सको। ये बात आपको मैंने पीछे भी कभी समझाई थी कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज होती है जो डेफिनेटली बिजनेस को इफेक्ट करती है, लेकिन शायद हम उसको मनी के फॉर्म में मेजरमेंट नहीं कर सकते। कुछ ऐसे सिचुएशन कि हम उसको मनी के फॉर्म में मेजर नहीं कर पाएंगे, इन्हीं वजह से आप उसको बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं बोलेंगे और उसको बिजनेस में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। देखिए, loss of goods by fire or the loss due to customers inability to pay are transactions because the losses can be measured in terms of money. फर्स्टली इसने डिफाइन किया कि सर अगर आपके कोई गुड्स है, उनको फायर हो गया तो ये जो लॉस हुआ, या किसी कस्टमर से कोई अमाउंट लेना था, अभी कस्टमर की पोजीशन खराब है, वो आपकी पेमेंट नहीं कर पाएगा, इसमें आपका लॉस हुआ। तो ये तमाम लॉसेस, कस्टमर के ऊपर मेरा कितनी रकम डूब गई, फायर की वजह से कितना गुड्स लॉस्ट हुआ, हम इसे मनी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। और इन वजह से हम चूंकि इसको मनी फॉर्म में मेजर कर रहे हैं इसलिए बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। बट अब देखिए, हाउएवर व्हेन एन एफिशिएंट मैनेजर रिटायर फ्रॉम द फर्म, द लॉस टू द बिजनेस मे बी क्वाइट लार्ज, बट सिंस इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट विल नॉट बी बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमारी कंपनी का एक मैनेजर, बहुत ही एफिशिएंट मैनेजर, कई साल से जॉब कर रहा था, बड़ा एक्सपीरियंस बन रहा था, आज उसकी एज हुई और उसने कंपनी से रिटायरमेंट ले लिया। अब वो एफिशिएंट मैनेजर कंपनी से रिटायर्ड हो रहा है, इसका इफेक्ट बिजनेस की परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, बिजनेस की ग्रोथ पर पड़ेगा। वो एफिशिएंट एम्प्लॉय जो रहता अगर आगे भी, तो बिजनेस न जाने कितना और ग्रोथ करता, अब वो ग्रोथ शायद हमें अचीव नहीं हो पाएगी।
लेकिन क्या आप इस बात को मॉनेटरी फॉर्म में मेजरमेंट कर सकते हो कि उस एफिशिएंट मैनेजर के रिटायरमेंट से आपकी ग्रोथ पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्टली कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्या इसको आप मनी फॉर्म में मेजरमेंट कर सकते हो? नहीं। तो सोच के देखो, ये एक ऐसा इवेंट्स है, ये एक ऐसी एक्टिविटीज है जो हमारे बिजनेस की ग्रोथ को इंपैक्ट करती है। इससे हमें जो एफिशिएंट एम्प्लॉय की रिटायरमेंट है, इससे हमें कुछ लॉस हुआ। क्या लॉस हुआ? ये लॉस हुआ कि सर जो हम अचीव कर सकते थे शायद हम उतना अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन चूंकि मैं इसको मनी फॉर्म में मेजरमेंट नहीं कर सकता, इसलिए हम इसे बिजनेस में बिजनेस टेंशंस नहीं बोलेंगे और रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये कुछ फीचर्स बिजनेस टेंशंस के। सिंपल वे में फिर कहूं तो बिजनेस टेंशंस का मतलब है दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी which influence of the financial position of the business. It may be effect on some assets, some liabilities or capital that will be increase or say that will be decrease, and that's called business transactions. Is that clear? चलिए आगे बढ़ेंगे। अपना नेक्स्ट वर्ड है इवेंट्स। बच्चों इवेंट्स क्या होता है? इनफैक्ट सही बताऊं तो an event is the consequence or result of a transactions. Throughout आपने जो डिफरेंट डेट पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज करी है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस करे, व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ दैट ट्रांजैक्शंस, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट ट्रांजैक्शंस, दैट्स कॉल्ड इवेंट्स। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल वे में कहूं कि मैंने आज 4 लाख रुपीस का गुड्स परचेज किया, इसका इफेक्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलकर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में लूंगा। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। मैंने बिजनेस के लिए 4 लाख रुपीस का गुड्स परचेज किया, इससे मेरी कैश डिक्रीज होगी, स्टॉक इंक्रीज होगा। सपोज करो 4 लाख में से 3/4 गुड्स मैंने सोल्ड आउट कर दिया, इसका इफेक्ट भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। हम लेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में किस तरह से? बिजनेस ट्रांजैक्शंस के रूप में। 4 लाख का 3/4 गुड्स जो आपने बेचा, उससे आपके पास कैश आएगी, कैश इंक्रीज कराएंगे, स्टॉक डिक्रीज होगा। अच्छा, इस दोनों ट्रांजैक्शंस के बाद 4 लाख की परचेज किया, 4 लाख का 3/4 यानी 3 लाख रुपीस का कॉस्ट के बेसिस पे गुड्स सोल्ड हो गया। ये बात की बात है कि 3 लाख का गुड्स जब हम सोल्ड करेंगे तो 3 लाख नहीं, प्रॉफिट लेकर ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऐड करके तब सोल्ड करेंगे। एनीवे, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो 4 लाख में से 3 लाख की कॉस्ट का गुड्स सोल्ड आउट कर दिया। अब आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या बचा? आपको सर फाइनल रिजल्ट ये बचा कि मेरे पास 1 लाख रुपीस का क्लोजिंग स्टॉक है, और ये जो आपने बोला 1 लाख रुपीस का क्लोजिंग स्टॉक, दैट्स कॉल्ड इवेंट्स। सो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट्स? इवेंट मींस कॉन्सिक्वेंस of business transactions. Event means results of business transactions. Consequence of happening, that's called event. आपने जो तमाम ट्रांजैक्शंस करे, उन तमाम ट्रांजैक्शंस का फाइनल इफेक्ट क्या आया, फाइनल रिजल्ट्स क्या आया, दैट्स कॉल्ड इवेंट्स। जो भी ट्रांजैक्शंस आपने करे उसका फाइनल रिजल्ट्स इवेंट्स कहलाता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ happening, consequence of business transactions, results of business transactions, that's called events. ये देखिए, an event is the consequence of or result of a transaction. अब अपनी बात और डिटेल्स में मैं समझा सकूं, इसके लिए आपकी बुक में एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। इस एग्जांपल के जरिए मैं आपको और चीजें क्लियर कर सकता हूं कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो एक और करिए, एक छोटी सी स्टोरी है। एक बंदा है मिस्टर सचिन, लिखा है सचिन स्टार्ट अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। एक बंदा है मिस्टर सचिन, उसने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में 5 लाख रुपीस कैश लगाए एज अ कैपिटल। उसने बिजनेस 5 लाख रुपीस लगा करके स्टार्ट कर दिया। देन आफ्टर ही परचेज गुड्स फॉर ₹4 लाख फॉर कैश। उसने बिजनेस के लिए 4 लाख रुपीस का गुड्स परचेज किया,
सबसे बड़ी बात ये परचेजिंग कैश बेसिस पे। ओके, देन आफ्टर एंड सेल 3/4 ऑफ दीज गुड्स, 4 लाख जो उसने गुड्स परचेज किया था उसका 3/4, तो 4 लाख का 3/4 कितना हुआ, 4 लाख इंटू 3/4 ये हुआ 3 लाख। उसने जो परचेज करा था उसमें से 3 लाख रुपीस का गुड्स उठाया, 3 लाख उसकी कॉस्ट थी, तो जाहिर सी बात है वो गुड्स को कॉस्ट में तो बेचेगा नहीं, बिजनेस कर रहा प्रॉफिट लेना चाहेगा, तो उसने 4 लाख का 3/4 यानी 3 लाख रुपीस का गुड्स उठाया और कस्टमर को बेच दिया प्रॉफिट पे। 3 लाख का गुड्स एग्जैक्टली उसने बेचा 3,80,000 में। सेल 3/4 ऑफ दीज गुड्स, 4 लाख का 3/4 यानी 3 लाख रुपीस का गुड्स उसने सेल कर दिया फॉर रुपीज 3,80,000 में, मतलब 80,000 उसने प्रॉफिट लिया। ठीक है, ओके। अब आपको बताना है एक चीज और सुन लीजिए पहले, ही आल्सो पे रुपीज 20,000 एज अ रेंट ऑफ द गोडाउन। उसने अपने बिजनेस में एक गोडाउन ले रखा है, उस गोडाउन का रेंट भी उसने पे किया है इन कैश, एंड दैट विल बी रुपीज 20,000, दैट इज कॉल्ड रेंट ऑफ गोडाउन। ठीक है, ओके। द फॉलोइंग रिजल्ट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव। अब इस पूरी स्टोरी में आपको बताना है कि हमारा ट्रांजैक्शंस क्या है और उन ट्रांजैक्शंस का अल्टीमेट रिजल्ट्स यानी इवेंट्स क्या है। ठीक है, आपको बताना है बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स के बारे में। पहले बात करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो होता है जो डे टू डे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रूप में होता है, जिसका इंपैक्ट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पर पड़ता है, कि एसेट्स, लायबिलिटीज या कैपिटल के ऊपर पड़ता है, या तो इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। तो चलिए, जब आपने कहा कि बिजनेस में 5 लाख रुपीस की कैश लगाई गई है एज अ कैपिटल, कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इससे आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी और कैश इंक्रीज होगा। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 5 लाख इन द बिजनेस, दैट विल बी ट्रांजैक्शंस। उसके बाद आपने कहा हमने 4 लाख रुपीस का गुड्स परचेज किया फॉर कैश, याद रखिए ये भी ट्रांजैक्शंस है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें आपके 4 लाख रुपीस का स्टॉक इंक्रीज हुआ और कैश डिक्रीज हुई। तो परचेजिंग ऑफ गुड्स रुपीज 4 लाख, ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। देन आफ्टर आपने कहा कि हमने इसमें से 3/4 गुड्स सोल्ड आउट कर दिया है फॉर रुपीज 3,80,000 में। 3,80,000 रुपीज आपको सोल्ड आउट करने से मिले, इससे आपकी कैश 3,80,000 से इंक्रीज करेगी, लेकिन स्टॉक 4 लाख का 3/4 यानी 3 लाख रुपीज से डिक्रीज करेगा। तो स्टॉक डिक्रीज कर रहा है 3 लाख से, कैश इंक्रीज कर रही है 3,80,000 से, दोनों का डिफरेंस 80,000 रुपीज प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। ये तमाम चीजें क्या है आपकी, दैट इज अ ट्रांजैक्शंस। मेकिंग कैश सेल फॉर रुपीज 3,80,000, ये 3,80,000 का जो आपने कैश सेल किया ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। देन आफ्टर 20,000 रुपीज का रेंट पे किया, ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। तो इस कहानी में ट्रांजैक्शंस क्या है, 5 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट, 4 लाख रुपीस की परचेजिंग, 3,80,000 का सेल्स और 20,000 रुपीस का गोडाउन रेंट, ये ट्रांजैक्शंस है। अब इन तमाम ट्रांजैक्शंस का अल्टीमेट रिजल्ट्स क्या आ रहा है, फाइनल रिजल्ट्स, वो आपके इवेंट्स कहलाएंगे। तो चलिए देखिए इस ट्रांजैक्शंस में जो फाइनल रिजल्ट्स है वो क्या थे। पहले रिजल्ट्स में आपको फोकस करूंगा प्रॉफिट पर। एक हमें प्रॉफिट हुआ है, वो मेरा इवेंट्स है। प्रॉफिट कितना हुआ वो गौर करिए। आपने गुड्स सोल्ड किया 3,80,000 में, जो गुड्स 3,80,000 रुपीज में सोल्ड किया है वो एग्जैक्टली आपको कितने का पड़ा था, व्हाट इज द कॉस्ट फॉर दैट गुड्स। तो आपको सर 4 लाख रुपीस का गुड्स परचेज किया था, 4 लाख का 3/4 हमने बेचा है, तो 4 लाख का 3/4 कितने का हुआ, 3 लाख रुपीस का। तो जो गुड्स आपने 3,80,000 में सोल्ड आउट किया है कस्टमर को, वो कस्टमर के लिए 3,80,000 का पड़ रहा है, आपने उसमें प्रॉफिट ले रखा है। आपने उसे कितने में परचेज किया था ये देखिए, एंड दैट्स कॉल्ड कॉस्ट ऑफ दैट गुड्स। तो जो गुड्स सोल्ड आउट हुआ है उसकी कॉस्ट 4 लाख का 3/4 कितनी पड़ी थी, 3 लाख रुपीस। आपके बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, आपने कहा सर देखो हमने 3 लाख रुपीस का जो गुड्स सोल्ड आउट किया है उसकी कॉस्ट निकाली और 20,000 रुपीस का गोडाउन का रेंट दिया है, हमारा कुल एक्सपेंसेस 3 लाख प्लस 20,000 कितना हुआ, 3,20,000। और 3,20,000 के गुड्स रेंट और स्टॉक दोनों के लिए हमने अपने कस्टमर से कितना लिया, 3,80,000। 3,80,000 मेरे को रिकवर हुआ और इसको अर्न करने में हमारा खर्चा कितना हुआ, जो गुड्स सोल्ड आउट हुआ है वो 3 लाख का है,
याद रखिए, ये मत कहिएगा 4 लाख का स्टॉक परचेज किया है, 1 लाख का स्टॉक तो अभी भी आपके पास पड़ा हुआ है, केवल 4 लाख का 3/4 पोर्शन आपने बेचा है, 4 लाख का 1/4, 1 लाख का स्टॉक अभी भी आपके पास गोडाउन में है, इसलिए उसको आप एक्सपेंसेस नहीं बोलोगे। एग्जैक्टली जो आपने सोल्ड किया उसमें आपकी कॉस्ट क्या आई थी वो बताइए। तो 4 लाख का 3/4 आपकी कॉस्ट पड़ी थी 3 लाख, 20,000 रुपीज का आपने गोडाउन का रेंट दिया, तो आपका खर्चा कितना हुआ 3,20,000। इसके लिए कस्टमर से कितना लिया 3,80,000, दोनों का डिफरेंस 380 और 320, 60,000 रुपीज इस ईयर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ। पहले बताइए ये बात समझे, हम निकाल रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर मुझे प्रॉफिट्स कितना हुआ, तो आपने कहा सर 3,80,000 रुपीज का सोल्ड किया था, इसकी परचेसिंग कॉस्ट थी 3 लाख और 20,000 रुपीज बिजनेस ऑपरेटिंग खर्चे थे, तो हमारा बिजनेस सर्वेंट खर्चा 3,20,000, सेल वैल्यू 3,80,000, दोनों का डिफरेंस 60,000 आपका प्रॉफिट हो गया। दैट्स व्हाट इवेंट। प्रॉफिट क्या है इवेंट्स, क्योंकि दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, दैट इज द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इस पूरे ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट्स प्रॉफिट कितना आया वो आपका इवेंट्स कहलाएगा। सेम लाइक इसी कहानी में क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा ये आपका इवेंट्स कहलाएगा। तो आपको कि सर देखो ऐसा है कि 4 लाख रुपीस का गुड्स परचेज किया था, ये में 3/4 गुड्स सोल्ड आउट हो गया, रिमेनिंग 1/4 गुड्स रह गया स्टॉक में, तो जो आपके पास फाइनल रिजल्ट बचा है स्टॉक का कितना है 4 लाख का 1/4 यानी 1 लाख, वो कहलाएगा आपका इवेंट्स। तो आपका दूसरा इवेंट्स है क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख, कैसे आया 4 लाख का 1/4। ठीक है, इस कहानी में तीसरा इवेंट्स है कैश का बैलेंस। ये तमाम ये काम झाम करके फाइनल ईयर एंड में आपके पास कैश कितनी बची, तो सोचिएगा ईयर एंड में आपके पास कैश कितनी बची। बच्चों बिजनेस में जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो 5 लाख रुपीस कैश लगाया कैपिटल के फॉर्म में, 5 लाख रुपीस कैश लगाया। उसके बाद हमने कस्टमर को 3,80,000 रुपीस का गुड्स सोल्ड किया था, उससे मुझे कैश मिली, तो 5 लाख प्लस 3,80,000 कुल कैश कितनी होगी 880। 880 में हमने जो परचेजिंग करी उसमें कैश गया, कुल कितनी कैश गई आपने कहा 4 लाख की परचेजिंग करी है, तो 4 लाख कैश ये निकल गई और 20,000 रुपीस का रेंट पे किया, 20,000 ये निकल गया, तो कुल कैश कितना खर्चा हो गया 4,20,000। 8,80,000 में 4,20,000 कैश एक्सपेंड हो गया, तो रिमेनिंग कैश कितना रह गया 880 minus 420, it is a 460 and that is a cash balance। तो अपने इस पूरे ट्रांजैक्शंस में अगर मैं कहूँ कैश बैलेंस कितना बचा तो आपको सही कैलकुलेशन है 460 and that's called events। because what is the meaning of events? Events means consequence of happening, consequence of business transactions, results of business transactions। तो कैश बैलेंस बचा 4,60,000। फिर आपसे मैं डिस्कस करूंगा फाइनल कैपिटल कितनी हो गई, तो आपको सर 5 लाख की कैपिटल में बिजनेस में लगा रखी थी स्टार्टिंग में, और याद रखिए अगर बिजनेस में कोई प्रॉफिट्स होता है तो वो आपकी कैपिटल में ऐड हो जाता है, लॉस हुआ तो माइनस। तो आपने अभी देखा था ना बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, आपने कहा था 60,000, तो इस तरह से बच्चों आपकी कैपिटल कितनी हो गई 5 लाख की कैपिटल लगाई थी, उसमें 60,000 प्रॉफिट ऐड करके हमारी फाइनल कैपिटल हो गई 5,60,000। एंड दीज आर इवेंट्स, consequence of happening, consequence of business transactions, results of business transactions। आपने शुरुआत में जो मेरे को ये तमाम ट्रांजैक्शंस बताए थे, तमाम एक्टिविटीज बताई थी, इन एक्टिविटीज में ये थे आपके ट्रांजैक्शंस, और इन ट्रांजैक्शंस का अल्टीमेट रिजल्ट्स प्रॉफिट 60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख, कैश बैलेंस 4,60,000 और कैपिटल 5,60,000। दैट इज द रिजल्ट of that transactions and that's called events, right? तो ये था आपका meaning and difference between transactions and events। याद रखिए जब आपको क्वेश्चन में डिफरेंस पूछे तो आपको एक एक हेडिंग वाइज पॉइंट वाइज डिफरेंस नहीं डिफरेंशिएट करना, यहाँ पे डिफरेंस पॉइंट वाइज डिफरेंशिएट करके नहीं आएगा, आपको दोनों को मीनिंग डिफाइन करके इस तरह से एग्जांपल देकर दोनों में डिफरेंस समझाना है कि सर उस एग्जांपल में ये आपके ट्रांजैक्शंस और इन ट्रांजैक्शंस का अल्टीमेट रिजल्ट्स ये रहे आपके रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस यानी कि इवेंट्स। आई होप सो आपको ये मीनिंग समझ में आई होगी। ठीक है, अपनी इस वीडियो को मैं यहाँ पर ऑफ कर रहा हूं,
अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स की, एंड दैट इज अकाउंट्स, दैट इज कैपिटल एंड सो ऑन। बट अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।